हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सरकार ने राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को आरबीआई एमपीसी सदस्य नियुक्त किया है। तो सरकार ने मंगलवार को 3 बाहरी सदस्यों राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को 4 साल के लिए आरबीआई की दर निर्धारित मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त किया है। ठीक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है और ब्याज दरें तय करने वाले पैनल की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। पुनर्गठित एमपीसी की पहली बैठक 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली है और इसमें जो है गवर्नर दास जो है 9 अक्टूबर को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एमपीसी के सदस्य तत्काल प्रभाव से 4 वर्ष की अवधि तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। देखिए, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एमपीसी के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की थी। आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 45 जेड बी के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सरकार ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है। प्रावधानों के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें सरकार के 3 सदस्य नामित कर सकती है। सरकार जो क्या करती है, 3 सदस्य को नॉमिनेट करती है। अन्य 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, चेयरपर्सन या एक्स ऑफिशियो जिसको कहते हैं वो होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति प्रभारी डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक अधिकारी जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित होता है वो भी सदस्य के रूप में शामिल होता है। तो ये एमपीसी का गठन 29 सितंबर 2016 की सरकारी अधिसूचना द्वारा किया गया था। एक्चुअली ये जो एमपीसी का गठन हुआ था ये उर्जित पटेल समिति थी, उनके सिफारिशों के आधार पर किया गया था। एमपीसी का गठन 2016 में मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के बाद किया गया था, जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है उसका एमपीसी मुख्यतः वही काम करता है। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है, 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें 2% से अधिक कम की सहनशीलता होती है। मतलब ये 4% हुआ तो प्लस 2% मतलब 6% तक ये जा सकता है और 2% कम -2% तो मतलब 2% तक। ठीक है। तो ये 4% इसका मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, ±2 हो सकता है। ठीक है। नियमों के अनुसार दर निर्धारण समिति की बैठक में कम से कम 4 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है। तो कोरम कितने का है, तो 4 सदस्य का। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो बाहरी सदस्यों का चुनाव होता है उसके लिए एक सर्च कमेटी बनती है जिसको खोज समिति कहते हैं। ये जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनकी अध्यक्षता में ही बनती है और इस सर्च कमेटी में आरबीआई के गवर्नर शामिल थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल थे और आर्थिक मामलों के सचिव भी इसमें शामिल थे। तो ये सर्च कमेटी सर्च करती है और फिर नॉमिनेट करती है, तो फिर वित्त मंत्रालय उनको के रूप में एमपीसी में शामिल करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी इकोनॉमी से ही है। वित्त वर्ष 2023 में विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां 7.6% बढ़ी है और वेतन में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि मजदूरी दर में 5.5% की वृद्धि देखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र राष्ट्रव्यापी रोजगार में 2018-19 में 1.6 करोड़ श्रमिकों से बढ़कर 1.9 करोड़ श्रमिक हो गया है। तो ये रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कारखानों में रोजगार का उच्च संकेंद्रण देखा जा रहा है। जैसे
प्रति कारखाने श्रमिकों की संख्या 2018-19 में 65 थी, जो अब बढ़कर 71 हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रति श्रमिक मजदूरी में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे श्रमिक अब औसतन 2.05 लाख सालाना कमा रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि 2022-23 में अब जो श्रमिकों का औसत है, जो सालाना आय है, वो कितना हो गया है 2.05 लाख, जो पहले कितना था 2018-19 में 1.69 लाख रुपए सालाना वो कमाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विनिर्माण में सकल मूल्य वर्धन, जीवीए जिसको बोलते हैं, यानी उत्पन्न आर्थिक मूल्य, बेसिकली जीवीए काउंट भी होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही सामान्यतः। तो 2021-22 से लेकर 2022-23 में यह 21% से अधिक बढ़ गया है। और जीवीए क्या है? ये आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख संकेतक है, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को दर्शा रहा है। अब देख लेते हैं कुछ राज्य जहां पर कुल उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए, गुजरात में कुल उत्पादन में 17.7% की वृद्धि के साथ यह शीर्ष स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र जो है कुल उत्पादन में 14.6% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। और भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में 7.1% की हिस्सेदारी रखता है। रोजगार की बात करें तो महाराष्ट्र ने असाधारण प्रदर्शन किया है, जहां कुल लोगों में से 12.8% लोगों को रोजगार मिला है। गुजरात दूसरे स्थान पर है, जहां कुल लोगों में से 12.6% लोगों को रोजगार मिला है। यूपी की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% लोगों को नौकरियां 2022-23 में मिली है। चालू कारखाना मतलब कितने कारखाने अभी वर्किंग है, उसके मामले में गुजरात देखिए 12.2% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र 10.4% के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है, और उत्तर प्रदेश 7.5% के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है, और आंध्र प्रदेश 6.5% कारखानों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है। यह भी कहा गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ मिलकर भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ बन गई है, जहां इनका भारत की कुल विनिर्माण नौकरियों में 50% का से अधिक का योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे अधिक नौकरियां ये 5 राज्य दे रहे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप बदलाव देख रहे हैं, ये सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं लाई गई है, उसी का नतीजा है। जैसे उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव बोलते हैं। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योग के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे लाखों नए रोजगार सृजित हुए हैं। उसी प्रकार मेक इन इंडिया, जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है, ने घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करके देश के विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदमों ने विनिर्माण को काफी बढ़ावा दिया है। और इसके समानांतर ही देखें तो सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार किया, जिससे व्यवसायों के लिए श्रमिकों को काम पर रखना आसान बना दिया है। साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और काम करने की स्थिति में सुधार हुई है। तो इन सभी कारणों से विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति देखी जा रही है। चलते हैं आगे। ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले से तेल की कीमतों में 4% का उछाल हुआ है। लेबनान में तेहरान के हिजबुल्लाह सहयोगियों के खिलाफ इजराइल के अभियान के जवाब में ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करने के बाद मंगलवार को तेल की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो हमको बस ये जानना है कि तेल में बढ़ोतरी का मापन कौन करता है। तो देखिए, एक है ब्रेंट वायदा, ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। इससे हम मापते हैं कि तेल में बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरा जो है
यूएसए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI बोलते हैं। ये दो जो सूचकांक है यही दर्शाते हैं डॉलर प्रति बैरल कितना अमाउंट तेल में बढ़ गया है या घट गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक होता है ब्रेंट ऑयल और एक ब्रेंट क्रूड ऑयल और एक होता है WTI, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। T+0 सेटलमेंट, एक दिन में निपटान के विकल्प पर फिर जोर दे रही है सेबी। ठीक है, तो सेबी ने शेयरों की खरीद फरोख्त का निपटान एक ही दिन करने वाले चक्र T+0 की व्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई उपाय डाल रही है। फिलहाल T+0 निपटान व्यवस्था एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में उपलब्ध है और यह T+1 निपटान चक्र के समानांतर ही काम करता है। हालांकि एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक T+0 के कुल 25 पात्र शेयरों में से 5 शेयरों में एक ही ट्रेडिंग एक दिन के निपटान चक्र विकल्प के तहत नहीं हुई है। तो बेसिकली अभी T+0 जो है बेटर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसमें होता क्या है कि आप शेयर को खरीदते हैं, उसी दिन आपको खरीद और बिक्री जब करते हैं तो उसी दिन जो पैसा होता है उसका निपटान एक ही दिन में हो जाता है। T+1 में क्या होता था कि एक दिन के बाद होता था। ये सेबी ने ट्रू टू लेबल नियम लाया है, से ब्रोकरेज शुल्कों में बदलाव, कंपनी का राजस्व घटने की संभावना। और एंजल वन एक कंपनी है जो ब्रोकरेज का काम करती है, उसने इस नियम को लागू कर दिया है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ट्रू टू लेबल किसने लाया है, तो सेबी लेकर आई है, यह एक नया नियम है। सेबी ने जुलाई में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उसने निर्देश दिया था कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जैसे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरेंस कॉरपोरेशन अपने ग्राहकों से ट्रू टू लेबल आधार पर शुल्क वसूलें। सेबी के इस निर्देश का मतलब साफ था कि अगर उन्होंने वास्तविक ग्राहक पर शुल्क लगाया है तो उन्हें इसकी वसूली भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब तक MII श्रेणी आधार पर शुल्क वसूली जा रही थी। ठीक है, जो कारोबारी मात्रा या शेयर ब्रोकरेज कंपनियों के राजस्व पर आधारित थी, मतलब कितना कारोबार हुआ है और शेयर ब्रोकरेज कंपनी का राजस्व कितना है उसके आधार पर अभी तक उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जाते थे। अब यह व्यवस्था बंद की जा रही है और एक समान शुल्क लिया जाएगा। इससे डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकरों को मिल रहे लाभ या रियायत समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ट्रू टू लेबल ये किसने लाया है, तो ये सेबी ने लाया है। एक जो न्यूज है वो खेल से है, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश। टीम इंडिया ने कानपुर में पलटी बाजी और बांग्लादेश को हराकर सीरीज 2-0 से जीत लिया है और इस प्रकार वह जो वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग है क्रिकेट का उसमें अभी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वो भी आपको इकोनॉमी सेक्शन से। भारत ने चीन से आयातित 6 उत्पादों पर डंपिंग जांच शुरू की है। भारत ने चीन से आयातित 6 उत्पादों पर डंपिंग जांच शुरू की। भारत ने घरेलू कंपनियों की अलग अलग शिकायतों के बाद चीन से आयातित कुछ रसायनों, कोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील और ब्लैक टोनर पाउडर सहित 6 उत्पादों की कथित डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, जो वाणिज्य मंत्रालय है उसकी एक जांच शाखा है, व्यापार उपचार महानिदेशालय, जिसको DGTR बोलते हैं, उसके द्वारा डंपिंग की जांच की जाती है। अगर यह साबित हो जाता है कि इन डंपिंग से घरेलू खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा है तो DGTR इन आयातों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेगी। इन शुल्कों को लगाने का अंतिम फैसला कौन लेता है, तो वित्त मंत्रालय। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है उसकी सिफारिश करता है DGTR, लेकिन अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है। एंटी डंपिंग जांच विभिन्न देशों द्वारा यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो एंटी डंपिंग जांच यही होती है कि मान लिया जाए कि हमने कहीं से किसी देश से वस्तुओं का आयात किया और वो सस्ते दर पर आयात हो गए हैं, जिससे कि यहाँ के
उद्योगों को हानि पहुंच रही है, तो उस अवस्था में कोई देश एंटी डंपिंग जांच करता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। और यह जो कार्रवाई की जाएगी वह जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ये शुल्क लगाते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ में द्वारा ही निर्धारित किया गया है। इस शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और विदेशी उत्पादों और निर्यातकों के मुकाबले घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है कि जो अपने जो घरेलू उत्पादक हैं उनको भी समान अवसर बाजार में मुहैया कराएं। देखिए, भारत और चीन दोनों ही डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देश ने पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर बार बार गंभीर चिंता जताई है। 2023-24 में यह घाटा कितना हो गया है, तो 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये नेक्स्ट जो न्यूज है, पीएम मोदी ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट वाली गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो भारतीय तेल निगम के सहयोग से इस गौशाला की स्थापना की गई है, जिसमें जैव सीएनजी संयंत्र लगाया गया है, जो 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेगा। यह भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है, और यह है कहाँ, तो ग्वालियर में। ये ध्यान रखना है। संयंत्र 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन भी करेगा। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। भारत में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई में बंगाल शीर्ष स्थान पर है, ऐसा वहां की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है। ठीक है, बनर्जी ने केंद्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं की स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में हिस्सेदारी के मामले में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जो पूरे भारत में ऐसे उद्योगों का 23.42% है। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो रिपोर्ट आई थी वो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है, एक वार्षिक रिपोर्ट है 2023-24। ठीक है, और पश्चिम बंगाल महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के परिदृश्य में शीर्ष स्कोरर के रूप में उभरा है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि एमएसएमईज जो होते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, उसको किस प्रकार सरकार ने निर्धारित किया है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है, सांप काटने के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति की मौत पर एनएचआरसी ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। देखिए, मामला क्या है, कैमूर जिले का है। तो एक किसान महोदय हैं, वो रात में सिंचाई करके आ रहे थे, वो भागते हुए आ रहे थे क्योंकि उन्हें सांप काट लिया था। जो गश्त करने वाले पुलिस बल था उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि कहाँ भाग रहे हो। तो इन्होंने कहा कि सांप काट लिया है, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, उनसे रिश्वत मांगी लगभग 2000 रुपये। उनके पास था नहीं, और इसी दौरान समय बीतता गया और अंततः उनकी मौत हो गई। तो इसी को देखते हुए जो एनएचआरसी है उसने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से स्वतः ही संज्ञान ले लिया है। तो हमें ये बस जानना है कि एनएचआरसी भी जो है स्वतः संज्ञान लेती है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, अधिक निम्न दाब प्रणालियां बिना किसी रुकावट के भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा हुई है, ऐसा आईएमडी ने कहा है। ठीक है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि अधिक एवं तीव्र निम्न दाब प्रणालियां विशेषकर अगस्त से सितंबर में के कारण परिणाम स्वरूप 2024 में मानसून सत्र के दौरान भारत में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ये इधर इक्वेटर हुआ, तो यहाँ से जो हवाएं चल के आती है पश्चिमी घाट से टकराती है, तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। तो वो आधिकारिक रूप से क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। तो देश में सामान्य 868.8 मिलीमीटर की तुलना में 934.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 2020 के बाद सबसे अधिक है। आईएमडी ने कहा
कि इस साल मानसून में 14 निम्न दाब प्रणालियों ने देश को प्रभावित किया है, जिसमें औसत 13 होता था। तो पहले औसतन 13 ही निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता था, इस बार 14 हुआ है। ये प्रणालियां सामान्य 55 दिनों के मुकाबले इस बार 69 दिनों तक सक्रिय रही है। तो ये एक बदलाव है। इन 14 प्रणालियों में से 5 मजबूत होकर अवदाब या गहरे अवदाब में बदल गई। तो आप बताना है कमेंट में कि डीप डिप्रेशन किसको कहते हैं, ठीक है। जो गहरा अवदाब होता है वो किसको कहते हैं, तथा एक चक्रवाती तूफान में बदल गया, एक साइक्लोन में भी यह बदल गया था जो गुजरात के तट पर आया था, ठीक है। तो आपको साइक्लोन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था 1 अक्टूबर को। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को 1.1 लाख सहायक उपकरण वितरित किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वयोवृद्धि योजना के तहत 20 राज्यों में 21,000 से अधिक बुजुर्गों को 15.20 करोड़ रुपए के मूल्य के 1.1 लाख से अधिक सहायक उपकरण वितरित किए हैं, ठीक है। और दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, वहीं पर वॉकाथॉन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक भागीदारी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस वर्ष का थीम क्या था, विषय सब्जेक्ट, तो गरिमा के साथ वृद्धावस्था में जीना। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो आरईसी के बारे में है। आरईसी 2030 तक राजस्थान इंफ्रा परियोजना में 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसा उन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट में राजस्थान सरकार से समझौता किया है। अब देख लीजिए आरईसी है क्या। तो देखिए आरईसी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक महारत्न कंपनी है। इसके साथ यह आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में भी कार्य करती है। उसके अलावा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान पीएफआई और बुनियादी ढांचा वित्त पोषण कंपनी आईपीएफ के रूप में भी यह पंजीकृत है। तो आरईसी देख लीजिए क्या क्या काम कर रही है। तो इसीलिए क्योंकि यह इतने क्षेत्रों में वर्क करती है, तो आरईसी संपूर्ण विद्युत अवसंरचना के क्षेत्र को वित्त पोषित करती है। उसके अलावा ये गैर विद्युत अवसंरचना के क्षेत्र में भी वित्त पोषण का काम करती है। साथ में आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों को, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के लिए लोन भी प्रदान करती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको डाला है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।